हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। सो ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर 5। सो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है देन प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आई नो कि मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, सो इसी वजह से आवाज़ भी थोड़ा ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊँ, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज ज़रूर कर लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स किस तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे। इसी के बारे में हम लोग अपने पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 में लैंग्वेज के इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा लैंग्वेज के इशू के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया। विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, सारे ही मेंबर्स काफ़ी मंथ्स तक, काफ़ी महीनों तक लैंग्वेज का जो इशू है कि किस लैंग्वेज को हमें हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, इस इशू के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिबेट वगैरह किया एंड अलग अलग मेंबर्स का हमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिला। इस टॉपिक में हम लोग इसी इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। 1930s के डिकेड में कांग्रेस के मेंबर के द्वारा हिंदुस्तानी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही हमें अपनी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा उसके बाद हम लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। एंड महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि हर एक व्यक्ति को उसी लैंग्वेज को बोलना चाहिए जो कि कॉमन पीपल बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। यानी कि हमें उसी लैंग्वेज को हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए जो कि कॉमन पीपल ईजिली समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बना देंगे जिस लैंग्वेज को कॉमन पीपल अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाते थे। हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज एक ऐसे लैंग्वेज को बनाना है जो कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोला जाता है और ज़्यादातर लोगों के द्वारा समझा जाता है। अगर हम लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदुस्तानी लैंग्वेज दो लैंग्वेज से मिलके बना था दैट इज हिंदी लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज। हिंदुस्तानी लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज का एक ब्लेंड था, यानी कि एक मिक्सचर था एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था एंड इंडिया में रहने वाले काफ़ी सारे लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बोला करते थे। साथ ही साथ हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक कंपोजिट लैंग्वेज भी था, यानी कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें दूसरे दूसरे कल्चर्स के भी लैंग्वेज देखने को मिलते हैं। ओवर द ईयर्स यानी कि सालों साल हिंदुस्तानी लैंग्वेज में दूसरे सोर्सेज से यानी कि दूसरे कल्चर का जो लैंग्वेज है उन सारे लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे रीजन में रहने वाले जो लोग थे वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ सकते थे। हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक कंपोजिट लैंग्वेज था, खासकर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज के ब्लेंड से हिंदुस्तानी लैंग्वेज बना था। बट हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज के अलावा हमें दूसरे कल्चर के लैंग्वेजेस के भी कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स हिंदुस्तानी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज था। ये एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज था, अलग अलग कल्चर्स के जो वर्ड्स एंड जो टर्म्स है वो हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सोचा गया कि ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, ये जो एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज होगा जिसके थ्रू अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो आपस में बातचीत कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस लैंग्वेज के द्वारा हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल आपस में यूनाइट होंगे। इस लैंग्वेज के द्वारा नॉर्थर्न इंडिया में रहने वाले लोग एंड सदर्न इंडिया में रहने वाले लोग आपस में यूनाइट होंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी ये सजेस्ट किया गया कि इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। बट फिर हमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में चेंजेस देखने को मिला। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें चेंजेस देखने को मिला।
सो जैसे ही कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा, हिंदू पीपल एंड मुस्लिम पीपल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस देखने को मिला। सो कम्युनल यानी कि रिलीजियस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज था, सो इसमें भी हमें सेपरेशन देखने को मिला। धीरे धीरे हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में भी हमें दूरियां देखने को मिला। सो एक तरफ हमें ये देखने को मिला कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को संस्कृताइज हिंदी करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो पर्शियन एंड अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स थे, सो उसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज से निकाला जा रहा था। एंड दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिला कि उर्दू लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा पर्शियनाइज किया जा रहा था, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी सारे पर्शियन ओरिजिन के वर्ड्स को इंक्लूड किए जा रहे थे। सो एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज, लैंग्वेज को भी रिलीजियस आइडेंटिटीज से एसोसिएट किया जा रहा था, यानी कि लैंग्वेज भी एक आइडेंटिटी बन चुका था रिलीजन का। उर्दू लैंग्वेज मुस्लिम पीपल के द्वारा बोला जाता है, हिंदी लैंग्वेज हिंदू पीपल के द्वारा बोला जाता है। सो लैंग्वेज में भी हमें रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिल रहा था। बट इतना सब के बावजूद भी गांधी जी का कंप्लीट फेथ था इन द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी लैंग्वेज का जो कंपोजिट कैरेक्टर है, सो उसके ऊपर गांधी जी का पूरा फेथ था। एंड गांधी जी के द्वारा यही कहा गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे ना। जो हमारा इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5.1, अ प्ली फॉर हिंदी। सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कुछ लीडर्स के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि हिंदी लैंग्वेज को हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। सो इन वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शुरुआत के सेशन हो रहे थे, सो उस दौरान एक कांग्रेसमैन थे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे जो कि यूनाइटेड प्रोविंस से बिलोंग करते थे, जिनका नाम था R.V. डुलेकर। सो उनके द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रिक्वेस्ट किया गया कि हमें हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी कि हमारा ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बट फिर इसके रिस्पॉन्स में दूसरे मेंबर्स के द्वारा ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे ही मेंबर्स को हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरीके से नहीं आता है। सो इसके ऊपर डुलेकर जी ने भी क्विक रिप्लाई किया दैट पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, दे बेटर लीव। सो डुलेकर जी के द्वारा ये कहा गया कि वे सारे ही लोग जो कि इस हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है, जो कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हैं, एंड उन लोगों को हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं आता है। सो वे सारे ही मेंबर्स लायक नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए, एंड अच्छा ये होगा कि वो लोग इस हाउस को छोड़ के चले जाए। सो इस रिप्लाई के ऊपर दूसरे मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए एंड बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होने लगा। सो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हाउस में पीस को रीस्टोर किया गया, माहौल को शांत करवाया गया। बट फिर भी लैंग्वेज का जो ये इशू था, ये आगे आने वाले 3 सालों में बार बार जो प्रोसीडिंग्स था उसको डिसरप्ट करता रहा। एंड मेंबर्स लैंग्वेज के इशू के ऊपर बार बार एगिटेट ज़रूर करते थे, बार बार डिबेट एंड डिस्कशन ज़रूर करते थे। एंड लैंग्वेज के इशू की वजह से काफ़ी सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एगिटेट भी हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा भड़क भी जाते थे ना। नेक्स्ट हमें लैंग्वेज कमिटी के बारे में बता रखा है। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमें कौन से लैंग्वेज को हमारी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, सो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा एक कमिटी को स्टेबलाइज किया गया था, दैट इज़ द लैंग्वेज कमिटी। सो लैंग्वेज कमिटी के द्वारा एक रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया था। सो इस रिपोर्ट के द्वारा लैंग्वेज कमिटी के मेंबर्स को ये लगा कि ये जो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है बिटवीन दोज हु एडवोकेटेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज एंड दोज हु अपोज इट, यानी कि वे सारे मेंबर्स जो चाहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज को हम अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाएं, एंड वे सारे मेंबर्स जो कि हिंदी लैंग्वेज को अपोज कर रहे हैं। सो दोनों ही ग्रुप्स के बीच में ये जो एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, सो ये हमारा जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इस डेडलॉक को रिजॉल्व कर देगा, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आएगा, एक फॉर्मूला लेके आएगा। सो लैंग्वेज कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया था, सो उसमें कुछ प्रोविज़न हमें देखने को मिले। सो सबसे पहले लैंग्वेज कमिटी के मेंबर्स के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हिंदी लैंग्वेज होगा, सो उसको हम लोग हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, ना कि नेशनल लैंग्वेज। एंड ये जो ट्रांजिशन होगा, सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल होगा, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में सारा ही जो ऑफिशियल वर्क होता था वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता था। सो इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में ये जो ट्रांजिशन होगा, सो ये धीरे धीरे होगा। सो शुरुआत के 15 सालों तक इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जाएगा हर एक ऑफिशियल पर्पस के लिए। सो इंग्लिश लैंग्वेज को एंड हिंदी लैंग्वेज को, दोनों ही लैंग्वेज को शुरुआत के 15 सालों तक यूज़ किया जाएगा। एंड फिर धीरे धीरे 15 सालों के बाद हिंदी लैंग्वेज को ही कंप्लीटली कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। साथ ही साथ लैंग्वेज कमिटी के मेंबर्स के द्वारा ये भी कहा गया कि इंडिया में जितने भी प्रोविंस है, यानी कि जितने भी स्टेट है, सो हर एक स्टेट को अलाउ किया गया
कि वो अपने स्टेट का कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज कर ले फॉर द ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। यानी कि आप अपने स्टेट में किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकते हो एंड उसी लैंग्वेज में आप अपने स्टेट में ऑफिशियल वर्क को कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बंगाल प्रोविंस में आप बंगाली लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। इस तरीके से सारी स्टेट्स को ये परमिशन दिया गया कि आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वर्क के लिए किसी भी एक रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज को हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ना कि नेशनल लैंग्वेज। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लैंग्वेज कमेटी के मेंबर्स थे उनके द्वारा ये जो एक प्रॉब्लम था लैंग्वेज को लेकर कि किस लैंग्वेज को हमें अपने कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, एंड एक ऐसा सोल्यूशन निकाला गया जो कि हर एक लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल हो। किसी भी लैंग्वेज को कंट्री का नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, बल्कि हिंदी लैंग्वेज जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है, उसको कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। साथ ही साथ सारी स्टेट्स को ये परमिशन दिया गया कि आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वर्क के लिए किसी भी रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो सोल्यूशन था ये ऑलमोस्ट हर एक मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। बट फिर भी अगर हम लोग ढुलेकर जी की बात करें, उनके द्वारा इस रिकंसिलिएशन को यानी कि इस समाधान को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लाइक नहीं किया गया। वो ये चाहते थे कि हिंदी को ना सिर्फ हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए बल्कि नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। बट लैंग्वेज कमेटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हिंदी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, ना कि नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। इस तरीके से लैंग्वेज का जो इशू था उसको सॉल्व किया गया। ना जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5.2, द फियर ऑफ डोमिनेशन। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिनको ये डर था कि हिंदी लैंग्वेज हमारी कंट्री में डोमिनेट ना हो जाए, यानी कि ऐसे लोग जो कि हिंदी लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपा ना जाए। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें एच.जी. दुर्गाबाई के बारे में बता रखा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मेंबर थी। उनके द्वारा ये कहा गया कि साउथ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज्यादा अपोजिशन देखने को मिल रहा है। बट इतना ज्यादा अपोजिशन के बावजूद भी एच.जी. दुर्गाबाई दूसरे कुछ लोगों के साथ गांधी जी का जो कॉल था फॉर हिंदुस्तानी लैंग्वेज, उसको ओबे किया गया। यानी कि गांधी जी शुरुआत से ही ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ही कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। जब हिंदुस्तानी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, बट एटलीस्ट हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, इतना ज्यादा अपोजिशन के बावजूद भी एच.जी. दुर्गाबाई गांधी जी के इसी कॉल को ओबे कर रही थी। एच.जी. दुर्गाबाई के द्वारा साउथ इंडिया में हिंदी प्रोपेगेंडा को कैरिड आउट किया गया और साउथ इंडिया में कुछ स्कूल्स को स्टार्ट किए गए एंड उन सारे स्कूल्स में हिंदी लैंग्वेज के क्लासेस को कंडक्ट किया गया। एच.जी. दुर्गाबाई ने ये एक्सेप्ट किया दैट हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, हिंदुस्तानी कॉमन लोगों का लैंग्वेज है। पर साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि ये जो लैंग्वेज है हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये अब चेंज हो चुका है। हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो उर्दू एंड दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स थे, अब वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज से बाहर निकाला जा चुका है। अब हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें ज़्यादातर हिंदी के ही वर्ड्स देखने को मिलते हैं। उनके द्वारा इन दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। इसी वजह से एच.जी. दुर्गाबाई के द्वारा ये कहा गया कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज का जो इंक्लूसिव एंड जो कंपोजिट कैरेक्टर था, यानी कि पहले हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हमें दूसरे कल्चर्स के भी काफ़ी सारे वर्ड्स एंड टर्म्स देखने को मिलते थे। ये जो एक कंपोजिट कैरेक्टर था हिंदुस्तानी लैंग्वेज का, वो खत्म हो चुका है। इसी वजह से अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के जो लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले जो लोग थे, उनके माइंड में एक एंजाइटीज एंड फियर डेवलप हो रहा था, एक डर डेवलप हो रहा था कि कहीं हिंदुस्तानी लैंग्वेज हमारे ऊपर थोपा तो नहीं जाएगा, एक ऐसा लैंग्वेज जिससे अब हम लोग फैमिलियर नहीं है, उस लैंग्वेज को जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज तो नहीं किया जाएगा ना। नेक्स्ट हमें एक दूसरे लीडर के बारे में बता रखा है जिनका नाम है श्री शंकरा राव देव। वो मुंबई से बिलोंग करते थे एंड उनके द्वारा ये कहा गया कि एक कांग्रेसमैन होने के नाते, महात्मा गांधी जी के फॉलोवर होने के नाते, मैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हूँ एज द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। बट साथ ही साथ उनके द्वारा ये वार्निंग भी दिया गया दैट इफ यू वांट माई होल सपोर्ट फॉर हिंदी, यू मस्ट नॉट डू एनीथिंग which may raise my suspicion and which strengthen my fears। यानी कि अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी लैंग्वेज को फुल सपोर्ट करूं, देन इसके लिए आप लोगों को कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से मेरा जो शक है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और मेरा जो डर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉमन पीपल जो कि हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज किया जाए, उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी लैंग्वेज को थोपा जाए। ये श्री शंकर राव देव के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट हमें और एक लीडर के बारे में बता रखा है जिनका नाम है टी.ए. रामालिंगम चेत्तर। टी.ए. रामालिंगम चेत्तर मद्रास से बिलोंग करते थे एंड उनके द्वारा एम्फेसाइज किया गया दैट व्हाटएवर वाज डन हैड टू बी डन विद कॉशन। यानी कि हमें जो कुछ भी करना है वो पूरे सावधानी के साथ करना है। द कर्ज ऑफ हिंदी वुड नॉट हेल्प इफ इट वाज पुश टू एग्रेसिवली।
यानी कि अगर हम लोग हिंदी लैंग्वेज को फोर्सफुली एग्रेसिवली लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं, देन कॉमन पीपल के द्वारा हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। सो हमें जो भी करना है बहुत सावधानी के साथ करना है। इस तरीके से लैंग्वेज के इशू के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया। अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अलग अलग आर्ग्यूमेंट को रखा गया। बट आज के टाइम पीरियड में भी हिंदी लैंग्वेज हमारी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। एंड हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम लोग काफ़ी सारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। विद दिस हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर के कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद इमर्ज हुआ है। इस पूरे ही चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आपस में बहुत ही ज़्यादा एगिटेट करते थे, आपस में बहुत ही ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करते थे। इतना ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा सेंट्रल फीचर है जिसके ऊपर हमें सब्सटेंशियल एग्रीमेंट देखने को मिला, यानी कि हर एक मेंबर के द्वारा इस फीचर को एक्सेप्ट किया गया बिना किसी डिबेट एंड डिस्कशन के। हर एक मेंबर के द्वारा इंडिपेंडेंस से पहले ही इस फीचर को एक्सेप्ट किया गया था। एंड वो फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर एक एडल्ट इंडियन पीपल को वोटिंग राइट ग्रांट करना, वोटिंग राइट प्रोवाइड करना। इस फीचर के ऊपर हमें सभी मेंबर्स का सब्सटेंशियल एग्रीमेंट देखने को मिला। सभी मेंबर्स के द्वारा इस फीचर को एक्सेप्ट किया गया। अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज में डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, दूसरे कंट्री में जो वोटिंग राइट था वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस था। एंड वो हमें स्टेजेस में देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज़ की बात करते हैं, इन सारे कंट्रीज़ में सबसे पहले वे सारे लोग जिनके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उन सारे लोगों को वोटिंग राइट दिया गया। उसके बाद वे सारे लोग जिनके पास एजुकेशन है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको फिर वोटिंग राइट्स दिया गया। एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वर्किंग क्लास के जो मैन थे, जो पीजेंट बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते थे, उनको वोटिंग राइट दिया गया। एंड और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वुमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया। बट अगर हम लोग इन सारे कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी को इंडियन डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करें, हमारी कंट्री में फर्स्ट इलेक्शन से ही कंट्री में रहने वाले जितने भी एडल्ट इंडियन पीपल थे, चाहे वो रिच हो, पोर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, हर एक एडल्ट इंडियन पीपल को वोटिंग राइट दिया गया फर्स्ट इलेक्शन से ही। ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी था कि डायरेक्टली फर्स्ट इलेक्शन से ही सारे ही एडल्ट इंडियन पीपल को वोटिंग राइट दिया गया। बट हमारी कंट्री ने इस चैलेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरकम किया। ये हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सारे ही एडल्ट इंडियन को वोटिंग राइट देना, ये जो फीचर है, इस फीचर के ऊपर हमें सब्सटेंशियल एग्रीमेंट देखने को मिलता है। हर एक मेंबर के द्वारा इस फीचर को एक्सेप्ट किया गया। ना नेक्स्ट हमें सेकुलरिज्म के बारे में बता रखा है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? एक सेकुलर कंट्री, एक ऐसी कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, जिस कंट्री में कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होता है, उसी कंट्री को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है। हमारा जो कंट्री है वो भी एक सेकुलर नेशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। हमारे कंट्री में सारे ही इंडियन पीपल को ये फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में हमें मिला है, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमें आर्टिकल 14, 16 एंड 17 में देखने को मिलता है। यानी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी जेंडर का हो, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें गारंटी किया गया है। हमारी कंट्री में सारे ही रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय द स्टेट, यानी कि बाय द गवर्नमेंट। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा ये भी राइट दिया जाता है टू मेंटेन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हर एक रिलीजन अपने अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अपने अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकता है। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा राइट दिया गया है।
सो हमारा जो स्टेट है यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ से एक डिस्टेंस बना के रखता है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, सो उन सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को बैन किया गया। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सारे ही स्टूडेंट्स इक्वल होंगे, सारे स्टूडेंट्स सेम यूनिफॉर्म में आएंगे, रिलीजन के बेसिस पे उनके साथ कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सो इस चीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया गया। एम्प्लॉयमेंट के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो हमारा कंट्री का जो वेरिएंट है ऑफ सेकुलरिज्म वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो हमारी कंट्री में हमें कंप्लीट सेकुलरिज्म देखने को नहीं मिलता है, एब्सोल्यूट सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। हमारी कंट्री में हमें एक तरीके का जुडिशियस डिस्टेंस देखने को मिलता है गवर्नमेंट एंड रिलीजन के मामले में। सो अगर आप दूसरे कंट्रीज के सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म को कंपेयर करोगे, सो दूसरे कंट्रीज में हमें कंप्लीट सेपरेशन देखने को मिलता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजन, बट हमारी कंट्री में हमें नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट या फिर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है गवर्नमेंट का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है एंड साथ ही साथ आपका क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको सारे ही चैप्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सारी चैप्टर्स का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना है अपने रिविजन पर्पस के लिए, देन प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। आपको क्लास 12 हिस्ट्री का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है, या फिर क्लास 12 हिस्ट्री से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हैं, देन अगेन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट कि 12 पास करने के बाद आप अपने जूनियर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या फिर फ्रेंड के साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू उन सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर पाऊँ। सो विद दिस आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दीजिएगा एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।